कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का ये जो क्लास है इसमें हम करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 की हिंदी का पेपर देखेंगे। जो आपके बोर्ड में जिस तरीके से पेपर आने वाला है उसी पैटर्न पर हमने कंप्लीट ये जो है आपका बोर्ड का पेपर तैयार किया है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपका जो बोर्ड का जो पैटर्न रहेगा ना उसी पैटर्न पर सेम टू सेम इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे लगातार। तो पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। 6-12 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर हम उसके बाद फिर आपके जो जो जैसे जैसे क्वेश्चंस आने वाला है उसका सबका मैंने कंप्लीट इसको बना रखा है, हम इसका अभ्यास करेंगे। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि ये जो आपका हिंदी विषय का पेपर है, ठीक है, ये हिंदी विषय का आपका पेपर रहेगा। और इसी तरीके से हम हिंदी के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपका सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, उनके सबके पेपर भी अपन करेंगे। तो इसमें आपका 3.25 घंटे का टाइमिंग रहेगा और 80 नंबर का पूर्णांक जो है वो रहेगा। हाफ ईयरली में रहेगा आपका पूरा 100 नंबर का और बोर्ड परीक्षा का रहेगा आपका 80 नंबर का। तो अब पहला जो है ना खंड अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है खंड अ। तो खंड अ में आपको एक अपठित जो है अपठित एक गद्यांश, एक तो आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और एक अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। तो ये जो गद्यांश और पद्यांश है इसमें फिर आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे और इन्हीं अति लघुतरात्मक प्रश्नों का अभ्यास अपन आज की इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खंड अ जो है, इस खंड अ में हमने एक गद्यांश का अभ्यास करते हैं, फिर पद्यांश का करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले तो आपको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने। बोर्ड एग्जाम में जब आप करो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एग्जाम में सबसे पहले आपको गद्यांश या पद्यांश नहीं पढ़ना है, एक बार आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा। क्योंकि प्रश्न जब पढ़ेंगे ना तो प्रश्न पढ़ने के बाद फिर अपन गद्यांश पढ़ेंगे तो अपन को दिमाग में रहेंगे प्रश्न, और पहली बार में आपको ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर कुछ एक अगर प्रश्न रह जाते हैं तो उन प्रश्नों को पढ़ के दोबारा से जब हम इसे पढ़ेंगे तो फिर आपके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इससे टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं पहले पढ़ लेता हूँ जल्दी से, फटाफट से पढ़ करके फिर लिखते हैं उत्तर। और उत्तर किस तरीके से लिखना ये भी तरीका बताता हूँ, क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको थोड़ा सा हटके कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ आपकी टेक्निक को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उत्तर तो सबका समान ही होगा क्योंकि सबके गद्यांश सेम आएगा, पद्यांश सबके सेम आएगा, पेपर पूरा एक जैसा आएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे टॉपर बन जाते हैं, कुछ बच्चे नीचे रह जाते हैं, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो अंतर ये है आपकी लेखन शैली, आप उत्तर किस तरीके से लिखते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, उन सारी चीजों पर, बोर्ड में आप कौन सी पेन यूज करते हैं, हम इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। आपको सारे हर तरीके से मैं गाइड करूंगा बोर्ड के एग्जाम्स तक, आपके 2024 के जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तब तक सारे तरीके से। तो देखो इसको कैसे करना है, करने के लिए ध्यान रखना है कि हिंदी में जब अपन गद्यांश या पद्यांश करते हैं तो विशेष करके अगर हम गद्यांश की बात करें तो इसमें कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ लोकोक्तियां होती हैं, कुछ कठिन शब्दार्थ होते हैं। तो थोड़ा सा हमें आंसर जब लिखते हैं तो हमें उनको रिपीट नहीं करना है, उत्तर में उनको रिपीट नहीं करना, उत्तर अपनी भाषा में लिखना होता है। ठीक है, तो करते हैं अभ्यास, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ। देखो कि भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे। एक बात और बता देता हूं कि आपका एक शीर्षक का प्रश्न पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो शीर्षक का ध्यान देना है कि आपको सामान्यतया पहली पंक्ति में ही शीर्षक मिल जाता है, लगभग लगभग पहली पंक्ति में मिल जाता है, नहीं तो दूसरी में मिल जाएगा, कई बार पूरा पैसेज भी पढ़ना पड़ता है। तो लिखा है कि भारतीय धर्म नीति के प्रणेता, तो यहाँ पे धर्म नीति की बात हो रही है, नैतिक मूल्यों की बात हो रही है, नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे।
तो अब आपको समझ में आया ना कि हमारे जो धर्म नीति के जो प्रणेता थे, जो धर्म नीति जिन्होंने अपना लागू की, वो किस पर ज़्यादा बल देते थे? वो नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा बल देते थे। अब आगे बढ़ेंगे। उनकी यह धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकती। तो नैतिक मूल्यों से क्या होता है? नैतिक मूल्यों से किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के निर्माण के लिए वेद की एक ऋचा के आधार पर कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्धि से तभी निर्मित होनी संभव होती है जब सब लोगों के संकल्प, निश्चय, अभिप्राय समान हो, सबके हृदय में समानता की भव्य भावना जागृत हो और सब लोग पारस्परिक सहयोग से मनोनुकूल सभी कार्य करें। चरित्र निर्माण की जो दिशा नीतिकारों ने निर्धारित की, वह आज भी अपने मूल रूप में मानव के लिए कल्याणकारी है। आगे लिखा हुआ है कि प्राय यह देखा जाता है कि चरित्र और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा बाहु और उदर को संयत न रखने के कारण होती है। जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाता है, उसका चरित्र ऊंचा होता है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है, वह समाज सभ्य होता है और वही समाज जो है वो उन्नत कहा जाता है। अब पहला प्रश्न है कि भारतीय धर्म नीति के प्रणेता किस विषय में जागरूक थे और क्यों थे? तो पहली पंक्ति में हमारा इसका आपको आंसर मिलेगा। आप पहले आंसर पढ़ने से पहले हम एक बार फिर ऊपर चढ़ेंगे और देखेंगे पहली जो शुरुआत हुई थी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक थे। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया कि ये किसके प्रति जागरूक थे? नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक थे। और फिर क्यों जागरूक थे? तो यहां पे देखो, हम दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भारतीय धर्म नीति के जो प्रणेता थे, वो भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक थे। आ गया समझ में? इसे आपको इसी प्रकार लिखना है। और ध्यान देना, यहाँ पे एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला तो है कि वो किस विषय में जागरूक थे। तो जो प्रश्न पहले पूछा गया उसका उत्तर भी आपको बच्चों पहले देना है, ध्यान रखना। और जो प्रश्न बाद में पूछा गया उसका उत्तर बाद में देना है। और दो प्रश्न पूछे गए हैं तो दो आंसर भी आपको दो बार लिखने पड़ेंगे। इसी तरीके से लिखने होते हैं और इसके नंबर भी इसी टाइप से होते हैं। अगर मान लो ये एक नंबर का प्रश्न रहेगा तो आपका आधा प्लस आधा है ना, आधा प्लस आधा ऐसे रहता है। तो आप अगर आधा लिखा तो आधा नंबर मिलेगा, अगर दो बार लिखा तो फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहां पे देखो क्या कहा गया है कि क्यों, तो क्यों नैतिक मूल्यों के प्रति क्यों जागरूक थे? क्योंकि इसके अभाव में हमने देखा था ना, सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके अभाव में समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति प्रभावपूर्ण और नियंत्रित ढंग से नहीं होती है। अगर नैतिक मूल्यों के प्रति हम जागरूक नहीं है तो हमारा जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। यहाँ पे देखो उन्होंने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस उनकी धारणा थी, उनकी क्या धारणा थी? उनकी धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना, अगर हमने नहीं करते हैं तो किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो लोग नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक थे। देखो दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है दूसरा कि मनुष्य की विवेक बुद्धि से किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होना संभव है? तो मनुष्य की विवेक बुद्धि से उच्च कोटि की जीवन प्रणाली का निर्माण संभव होता है। तीसरा प्रश्न है, चरित्र को मानव जीवन की अमूल्य निधि क्यों कहा गया है? तो बच्चों आप लिखेंगे कि चरित्र को मानव जीवन की अमूल्य निधि कहा गया क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। और चरित्र यहाँ पे देखो उसके बात हुई थी ना कि चरित्र के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अमूल्य निधि इसलिए कहा है क्योंकि यह मानवीय गुण मनुष्य को पशु से अलग करके उसे श्रेष्ठ जीवन की श्रेणी प्रदान करता है। इसीलिए चरित्र जो है वो हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदर्श चरित्र से ही संभव है। यहाँ पे लिखा ना कि उसका चरित्र ऊंचा होता है और सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। जिस समाज में
चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है और वह समाज जो है वो सभ्य होता है और वही उन्नत कहा जाता है। तो हमें जो पाश्विक प्रवृत्ति है उससे ऊपर उठाने का काम हमारा चरित्र करता है। नेक्स्ट है बच्चों चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न है कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली कैसे निर्मित हो सकती है। तो प्रश्न चौथा है उत्कृष्ट जीवन प्रणाली जो है कि जब समाज के सभी लोग एक समान संकल्प, निश्चय और अभिप्राय वाले होते हैं, सभी के मन में समानता की भव्य भावना जाग रही होती है तथा सभी मिलजुल करके सबके हित में कार्य करते हैं, तभी एक उत्कृष्ट जीवन प्रणाली का विकास जो है वो संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि चरित्र की उपेक्षा कब होती है। तो चरित्र की उपेक्षा तब होती है जब मनुष्य कटु और असंयत वाणी बोलता है, कटु वचन बोलते हैं, हम किसी को कड़वा बोलते हैं, उस समय फिर जो है वो चरित्र की उपेक्षा होती है। अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग दूसरे निर्बल लोगों को दबाने में अगर कोई करता है तथा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरों का शोषण करता है तो उस समय वही क्या होता है, चरित्र की उपेक्षा होती है। और बच्चों देखो छठा प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। ये जो गद्यांश था इसका शीर्षक क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक रहेगा सभ्य समाज का आधार चरित्रवान नागरिक। किसकी बात हो रही है कि नागरिक जो है वो चरित्रवान होना चाहिए। तो किसके लिए, सभ्य समाज के विकास के लिए। आप और भी लिख सकते हो क्योंकि इससे मिलते जुलते आप जो है शीर्षक जो है वो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं नैतिक मूल्य का महत्व, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं नैतिक मूल्य का महत्व, नैतिक मूल्य का महत्व। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे यहाँ पे उच्च जीवन की बात हुई है ना, तो उच्च जीवन के लिए नैतिक मूल्य आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चरित्रवान व्यक्ति समाज का आधार होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे मिलते जुलते इस प्रकार के आप जो है वो शीर्षक लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमने किया है हमारा एक गद्यांश, जिसके हमने अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पद्यांश करेंगे, फिर आपके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होने हैं, व्याकरण के जो प्रश्न बनने हैं, किताब में से जो प्रश्न बनने हैं, उन सबका हम अभ्यास करेंगे। और इसी तरीके से आपको डेली मॉर्निंग में एक वीडियो मिलता जाएगा मॉडल पेपर्स का, है ना। हिंदी के अलावा हम बाकी सब्जेक्ट भी जैसे मैंने बताया उसको भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।